हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी पीएससी आईएएस। गाइस, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल सही जगह पर आप आए हैं। यहां पर सभी सोर्सेज से न्यूज को कवर किया जाता है, जैसे कि द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, लाइव मिंट जैसे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी न्यूज को कवर किया जाता है। पीआईबी की रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। राज्यसभा टेलीविजन में जो भी इंपॉर्टेंट डिबेट्स डिस्कशन आती हैं उनको लेक्चर के दौरान कवर किया जाता है। इवन ईपीडब्ल्यू, डाउन टू अर्थ योजना जैसी जो मैगजीन्स होती हैं उनके आर्टिकल्स को भी कवर करते हैं। तो आप डेली रेगुलर अगर क्लासेस को अटेंड करेंगे, रिलीजियसली क्लासेस को फॉलो करेंगे तो आपको 100% गारंटी सक्सेस मिलेगी और आपका 100% गारंटी सिलेक्शन होगा। और 100% गारंटी सिलेक्शन का बकायदा प्रूफ दिया जाता है। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आपको प्रूफ्स मिल जाएंगे, आप चेक कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में हमने जो टॉपिक्स कवर कराए थे उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इवन हम लोग काफी सारे हाई क्वालिटी जनरल स्टडीज के कोर्सेज भी ऑफर करते हैं। तो आने वाली स्लाइड्स में आपको कोर्सेज की डिटेल्स भी मिल जाएगी और हमारे दूसरे चैनल्स की इंफॉर्मेशन भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी आने वाली स्लाइड्स में। और गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन पर टेलीग्राम के चैनल की लिंक भी आपको मिल जाएगी, आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस डिस्कशन ग्रुप भी है जहां पर काफी सारे सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स मौजूद हैं जो कि डेली बेसिस पर अपने जो भी डाउट्स वगैरह जो होते हैं उनको डिस्कस करते हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फुल फोकस के साथ स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को। बट बिफोर दैट ये कुछ कोर्सेज की डिटेल्स और हमारे चैनल्स की डिटेल्स हैं। आने वाले कल के आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स को मेरा नमस्कार। तो चलिए गाइस, क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे पेपर 1 के पहले टॉपिक से। तो गाइस, आपको शायद याद आ रहा होगा कुछ समय पहले चमोली में एक डिजास्टर हुआ था, चमोली में आपदा आई थी, राइट। बहुत बुरी हालत हम लोग को देखने को मिली थी। तो बताया जा रहा है कि ये आपदा जो आई है ये एवलांच के कारण आई। और हालांकि आपको शायद याद आ रहा होगा फरवरी में जब हमने इस टॉपिक को कवर किया था तभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि काफी साइंटिस्ट रिसर्चर कह रहे हैं कि ये एवलांच के चलते ये आपदा आई है, राइट। फ्लैश फ्लड हम लोग को 7 फरवरी को देखने को मिला था उत्तराखंड की चमोली डिस्ट्रिक्ट में, याद आ रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को अचानक आई भयंकर बाढ़ में कम से कम 72 लोगों की जान चली गई थी और कम से कम 200 लोग लापता हो गए थे। और अभी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सबमिट करी है अपनी रिपोर्ट इस डिजास्टर के कॉज के बारे में, यानी कि कारणों पर इन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी। तो देखो रिपोर्ट में क्या बताया जा रहा है कि हुआ क्या था उस समय। तो फ्लैश फ्लड जो आई थी, मतलब कि अचानक जो ये भयंकर बाढ़ जो हमें देखने को मिली थी, ये किस कारण हुई थी। तो एक बहुत ही बड़ा स्नो, आइस और रॉक का एवलांच हम लोग को देखने को मिल रहा था, राइट। और ये बेसिकली एक चट्टान, बहुत बड़े चट्टान पर जो है वो लटक रहा था और एकदम से ये रॉक जो है वो क्रैश हुआ और क्रैश होने के कारण रोंगतीगढ़ वैली के फ्लोर पर जो है ये चला गया। अब देखो सिंपल भाषा में इसको समझो, जैसे कि ये आपको ये देखने को मिल रहा है एक पहाड़ है, ठीक है। अब पहाड़ का ये वाला हिस्सा मैं मान लेता हूं थोड़ा सा वीक है, ठीक है। ये वाला हिस्सा पहाड़ का वीक हम लोग को नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहीं पर ही इसके ऊपर हम लोग को देखने को मिल रही है कि ये स्नो जो है, बर्फ जो है वो हम लोग को लगी हुई है, ठीक है। अब जब ये वाला हिस्सा जो है, ये जो वीक वाला हिस्सा हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये क्या होगा, ये क्रैश हो जाएगा। ये क्रैश होगा तो इसके ऊपर मौजूद जितनी भी हम लोग को बर्फ देखने को मिलेगी, स्नो देखने को मिलेगी, वो कहां जाएगी, नीचे एकदम से चली जाएगी। अब ये तो स्नो है, राइट, ये स्नो है, आइस हम लोग को देखने को मिल रही है। अब जब आइस और स्नो एकदम से क्रैश होगी तो पानी में बदलेगी ना, पानी में बदलेगी और इसी के कारण एकदम से फ्लैश फ्लड आएगा, फ्लैश फ्लड आएगा। और दूसरी बात, नीचे बहती हुई जो नदी हम लोग को देखने को मिल रही है जिस पर ये गिरी थी जाकर, तो कोई भी अगर आप जैसे एक नदी पर एक पत्थर ही उठाकर फेंक दो, आप अपने टब पर, नदी छोड़ो, अपने घर पर टब होगा आपका, बाल्टी होगी, उस पर मारो एक अपना मग्गा खींच के तो उछलेगा ना पानी। तो इतनी ऊंचाई से जब कुछ भी चीज नीचे गिरती है तो उछलती है, एक उछाल तो हम लोग को देखने को मिलता है और उसी उछाल के कारण जो है वो मूवमेंट थोड़ा सा तेज हो जाता है। प्लस ये स्नो और आइस थी, अब स्नो और आइस पिघलेगी तो पानी का लेवल भी तो बढ़ेगा ना,
तो यही वाली चीज यहां पर बताई जा रही है कि ये जो इंपैक्ट जो है गाइस, इसमें हम लोग को कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है रॉक का, राइट, स्नो का, आइस का, और यही एक वजह थी जिसके कारण से काफी तेजी से हम लोग को नीचे रोंगतीगढ़ का फ्लो जो है वो बढ़ गया और ऋषिगंगा वैली पर हम लोग को देखने को मिला कि काफी तेज बहाव जो है वो हो गया था और बाढ़ आ गई थी, राइट। तो ये एक वजह जो है वो इस रिपोर्ट ने बताई है। इस प्रकार की बात को आप समझे ना पूरी प्रॉपर तरीके से हुआ गया था, बस आपको अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। सिविल सर्विसेज में कोई भी अगर इवेंट हुआ है, जैसे कि ये घटना घटी, उसके पीछे का क्या कारण था उसका बस आपको आइडिया होना चाहिए, राइट। सिंपल सा चीज, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि हुआ क्या था। तो इस क्षेत्र में असामान्य रूप से गर्म मौसम भी इस आपदा का सहायक कारक था। अब गर्म मौसम होने के कारण हमें देखने को मिल रहा है कि बर्फ तो पिघलेगी पिघलेगी, तो पानी का फ्लो ऑलरेडी तेज हो ही रहा था, तो ये भी एक कारण इन्होंने बताया था। इस घटना के पीछे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, तो ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड जो है उसका कोई प्रमाण यहां पर नहीं मिला था। तो ये वाली चीज यहां पर आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है, ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का कोई यहां पर प्रमाण नहीं मिला। सिर्फ यही चीज था कि ऊपर जो चट्टान जो हम लोग को देखने को मिल रही है, या फिर आप कह सकते हो कि एक पहाड़ी है, उसमें थोड़ा सा क्रैक आया, क्रैक आने के कारण ऊपर जो स्नो फंसी हुई थी, आइस फंसी हुई थी, वो एकदम से नीचे गिर गई, राइट। हुआ क्या था 7 फरवरी को, उसको डिटेल में आप एक बार और समझ लो। तो 7 फरवरी को उत्तराखंड में चमोली जिले के तपोवन रैनी क्षेत्र में, तपोवन रैनी एरिया में, चमोली जिले के एक हिमनद टूटने से एक ग्लेशियर जो है वो टूटा और धौली गंगा और अलकनंदा नदी में भीषण बाढ़ आ गई। तो क्वेश्चन ये आएगा कि जो इंसिडेंस हम लोग को देखने को मिला था, जो ये डिजास्टर जो हुआ था, राइट, यहां पर चमोली में, तो उसमें किस नदी में बाढ़ आई थी? तो आपको धौली गंगा और अलकनंदा नदी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, राइट। और जिसकी वजह से मकानों और इसी के आसपास के एरिया पर ऋषि गंगा विद्युत परियोजना है, ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट जो हमें देखने को मिला है, उसे काफी नुकसान हुआ था। आपने वीडियो देखे होंगे कि कितनी बुरी स्थिति जो है वो हुई थी, एकदम से पूरा का पूरा ब्रिज जो है वो टूट गया था, बहुत बुरी स्थिति एकदम से हमें देखने को मिली थी। अभी देखो यहां पर जिक्र हुआ था कि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का कोई भी एविडेंस इस घटना में नहीं मिला है। हालांकि ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड के बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, बट मैं आपको इसके बारे में डिटेल में समझाता हूं ये है क्या। तो देखो, आमतौर पर जो भी ग्लेशियर हम लोग को देखने को मिलती है, ग्लेशियर लेक हम लोग को देखने को मिलती है, इस पर बने हुए बांध के विफल होने की स्थिति में, राइट, हिमनद झील के फटने से उत्पन्न बाढ़ या फिर ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड इसको हम लोग बोलते हैं, इसकी उत्पत्ति होती है। तो आपने समझा हुआ क्या? ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड कब होती है? जब कोई एक डैम बना रहता है ग्लेशियर लेक पर, मतलब मान के चलो कि एक डैम बना हुआ है, राइट, एक डैम है, अब डैम के उस पार जो पानी है वो बर्फ में तब्दील हो चुका है, मतलब क्यों, बर्फ है, ठीक है। अब ये जो डैम है ये इसको रोक के रखा हुआ है, बट इसमें कंटिन्यूअस प्रेशर जो है वो क्रिएट होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। अब एक टाइम के बाद ये ऑब्वियस सी बात है, डैम जो है वो इस प्रेशर को झेल नहीं पाएगा, फिर ये डैम जो है वो टूटेगा और ये ग्लेशियर लेक जो है वो आ जाएगी और इसके कारण एकदम से फ्लड हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसको कहते हैं ग्लेशियर लेक फेल, राइट। और यही जो ग्लेशियर लेक जब फेल होती है, राइट, जब डैम जो है वो टूट जाता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आती है। सिंपल सी चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड के अंदर 3 मेन फीचर हम लोग को देखने को मिलते हैं। एक तो ये इवेंट सडन होता है। अब सडन कैसे होगा? तो अभी मैंने आपको समझाया, कोई एक प्रेशर है, मान के चलो, जैसे कि एक मिनट रुकना, जैसे कि ये देखो आप, ठीक है, ये है हम लोग को ये ग्लेशियर देखने को मिल रहा है, ठीक है, ग्लेशियर लेक है, ये जमी हुई लेक है। अब ये दीवार है, ठीक, दीवार मान के चलो, अब डैम है, मतलब अब इस पे प्रेशर पड़ेगा और ये एकदम से टूट जाएगी, तो एकदम से आ नहीं जाएगा, मतलब कि मान के चलो इस तरफ से अगर कोई धक्का लगा रहा है और वो बैरियर जो है वो हट जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि एकदम फोर्स तो आएगा ही आएगा ना। तो ये सडन हम लोग को रिलीज देखने को मिलता है वाटर का, पानी का, राइट। और कुछ कभी कभी तो साइक्लिक होता है, यानी कि एकदम से नहीं होता, थोड़े समय बाद होता है, बट होता जरूर है, और उसके कारण बड़ा डिजास्टर भी जो है वो आने की संभावना इसके अंदर रहती है। और ये रैपिड इवेंट होता है और कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक भी चलता है ये, ठीक है। तो ये वाली चीज भी आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। और इनके कारण बड़ी नदियों के निचले भागों में जल का बहाव अति तीव्र हो जाता है, काफी तेज जो हो जाती है नदियों का डिस्चार्ज होता है वो काफी तेज हो जाता है, और इसमें बहुधा जल के परिणाम के अनुसार वृद्धि होती रहती है, राइट। और मैग्नीट्यूड के कारण जो है वो लगातार जो है वो इंक्रीज होता रहता है, क्योंकि पीछे से जो ग्लेशियर है, अब ऑब्वियस ही बात है कि उसमें तो जमा हुआ है काफी सालों से, तो वो धीरे धीरे करके रिलीज होता रहेगा।
राइट। अब ग्लेशियर ब्रेक होता क्यों है, इसके पीछे का क्या कारण है? एक तो इरोजन, ये आपको ध्यान में रखना है, वही चीज जो मैंने भी आपको बताई थी, ये भी इरोजन ही है। जैसे कि अगर हम बात करें पहाड़ में हम लोग को रॉक इरोजन जो देखने को मिलता है ना, कई बार हम देखते हैं कि परत जो है वो इरोड होने लगती है, राइट, मिट्टी जो है वो इरोड होने लगती है, तो उसके बाद फिर वो प्रेशर क्रिएट होने लगता है। इसके अलावा वाटर प्रेशर बिल्डअप होता है, वही चीज मैंने भी आपको समझाई। एवलांच हम लोग को स्नो और रॉक का देखने को मिलता है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पूरे इवेंट को समझा, राइट। इसके अलावा अर्थक्वेक आ सकता है आइस के नीचे, ये भी एक बड़ा कारण है। मैसिव डिस्प्लेसमेंट हो सकता है पानी का ग्लेशियर लेक के अंदर, राइट, जब एक लार्ज पोर्शन एडजेसेंट ग्लेशियर का कोलैप्स हो जाता है, मतलब कि ये ग्लेशियर ए है, इसके पीछे ग्लेशियर बी हम लोग को देखने को मिल रहा है, इसके बीच में हम लोग को थोड़ा सा गैप देखने को मिल रहा है, और जब ये गैप हट जाता है, जैसे कि बर्फ है, अगर बाई चांस ये पिघल गई किसी कारणवश, तो इसके पीछे कस के जो है वो प्रेशर पड़ेगा, और प्रेशर पड़ने के बाद सामने वाली जो दीवार है मतलब डैम की, वो टूट सकती है, और इसके कारण अचानक से फ्लड आने की संभावना बन जाती है। आपको पूरी चीज समझ में आई इससे रिलेटेड? तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसकी पूरी अंडरस्टैंडिंग आपको इस प्रकार से होनी चाहिए, ठीक है। आगे के टॉपिक की तरफ अब बढ़ते हैं, और पेपर 2 के टॉपिक्स की तरफ बढ़ेंगे। पेपर 1 का एक ही टॉपिक था। एंड गाइस, हमारे कुछ कोर्सेज हैं, अगर आप चाहें तो कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्सेज की डिटेल्स मैं लेक्चर के एंड में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सिविल सर्विसेज के कोर्सेज यहां पर आपको मिल जाएंगे। अब देखो, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन का, इसको भी न जाने कितनी बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। 193 मेंबर की यूनाइटेड नेशन हमें देखने को मिलती है। अब देखिए गाइस, कल मैंने एक एक्सक्लूसिव लेक्चर यूनाइटेड नेशन को लेकर बनाया हुआ है। ये लेक्चर जो डला है वो जनरल स्टडीज के अपने चैनल पर डला है, नीचे डिस्क्रिप्शन पर जनरल स्टडीज के चैनल की आपको लिंक मिल जाएगी, उस चैनल को आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कि देखिए, हम यूनाइटेड नेशन के बारे में तो हमें काफी सारी चीजें पता है, ठीक है, उस काम क्या है, उसका डेट्स वगैरह कब बनी थी, और किस चार्टर के तहत बनी थी, उससे पहले कौन सी बॉडी हुआ करती थी, तो वो सब चीजें एक आम तौर पर सभी को पता है, तो वो भी मैंने एक्सप्लेन करी हुई है। बट एक और चीज यूनाइटेड नेशन में मैंने एक्सप्लेन करी है, जो कि ज्यादातर स्टूडेंट जिसके बारे में पढ़ते नहीं है, कि यूनाइटेड नेशन में अगर किसी कंट्री को शामिल होना है, किसी कंट्री को मेंबरशिप चाहिए, तो उसका क्या प्रोसीजर होता है, तो वो काफी डिटेल में समझाया हुआ है। इसको जरूर जाकर एक बार सुन लीजिएगा। करीब 20-22 मिनट का वो लेक्चर है, जिसमें पूरी चीज यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड आपको मिल जाएगी। तो देखिए, इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए। तो अभी तक संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों में 1 जुलाई से शुरू होने वाले वर्ष के लिए शांति सुरक्षा बजट यानी कि पीस कीपिंग बजट पर सहमति नहीं हो सकी है। तो 1 जुलाई से जो शुरू हुआ है पीस कीपिंग बजट, तो उसको लेकर जो है वो एग्रीमेंट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, राइट। और इस मामले में शीघ्र ही कोई समाधान नहीं खोजा गया तो वर्तमान में जारी सभी संयुक्त राष्ट्र शांति सुरक्षा अभियानों को रोकना पड़ सकता है, क्योंकि जितने भी मिशन चलते हैं गाइस, उसको चाहिए होती है फंडिंग, राइट। और आप अगर वो वाला टॉपिक देखेंगे जो मैंने भी आपको जनरल स्टडीज के चैनल पर प्रोवाइड किया है, तो उसमें मैंने आप लोग को एक बजट का भी आइडिया दिया है कि किस प्रकार से मेंबर कंट्रीज जो होती हैं वो किस प्रकार से यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के लिए फंडिंग प्रोवाइड कराती हैं, राइट। तो अभी क्या है कि अभी दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी बजट जो है वो फाइनलाइज नहीं हुआ। अब जब बजट फाइनलाइज होगा तब हम इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और शांति सुरक्षा बजट पर यह अवरोध चीन और अफ्रीकी देशों द्वारा अंतिम समय में किए जाने वाले कई अनुरोधों की वजह से उत्पन्न हुआ है, राइट। तो ये रोड ब्लॉक जो हुआ है, ये चाइना और अफ्रीकन कंट्री के कारण हुआ है, क्योंकि लास्ट मिनट में उन्होंने काफी सारी रिक्वेस्ट जो है वो करना शुरू कर दी थी। तो दैट्स वाई ये अभी बजट पर रोक लग गई है, राइट। पूरा इशू क्या है, तो बजट जो यूनाइटेड नेशन के ग्लोबल पीस कीपिंग ऑपरेशन का हम लोग को देखने को मिलता है। लगभग 20 मिशन हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन के पूरे दुनिया भर में, जहां पर करीब 1 लाख ब्लू हेलमेट्स हम लोग को देखने को मिलता है। अब ये ब्लू हेलमेट्स कौन है, तो देखो, यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर कंट्रीज हैं, ये अपनी अपनी कंट्री से सोल्जर्स को वॉलंटरी बेसिस पर, यानी कि खुद की मर्जी से सोल्जर्स को, पुलिस को जो है वो भेजती है। और इनकी जो ड्रेस होती है, इन ब्लू कलर का हेलमेट पहने रहते हैं ये ऑफिशियल्स, ये यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में डिप्लॉयड रहते हैं, राइट। जैसे कि हमारी कंट्री की तरफ से, और इंडिया बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटर है, राइट। हम लोग जो है वो बहुत भारी मात्रा में सोल्जर्स को डिप्लॉय करते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के लिए, राइट। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के जो सोल्जर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं, जो तैनात है आज की डेट में, लगभग 1 लाख ब्लू हेलमेट सोल्जर जो हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो मिशन होते हैं, अब इसमें जो खर्चा होता है, तो अनुमान ये लगाया जाता है कि 12 महीनों में 6.5 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो खर्चा होता है, राइट। तो अभी तक जो है वो जो बजट आने वाला था, तो अभी उसमें जो है वो ढील हो गई है, यानी कि देरी जो है वो हो रही है। अभी कुछ समय में आ जाएगा, तो हम इसके बारे में डिटेल में और चर्चा करेंगे। और इस साल
मेंबर नेशन जो है गाइज ये फेल हो गए हैं बजट पर एग्री करने से। तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग और यूनाइटेड नेशन के बजट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मैंने यूनाइटेड नेशन पर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, बहुत ही बढ़िया सा लेक्चर क्रिएट किया हुआ, एक सेपरेट लेक्चर, उसको जरूर जाकर देख लेना। अगर बाई चांस आपको लिंक ना मिले तो आप क्या करो, डिस्क्रिप्शन पे अपने टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, आप वहां पर लिंक मांग लेना, आपको लिंक जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब इसका इंप्लीकेशंस हम लोग को क्या देखने को मिलेंगे, तो रिस्क इज दैट फॉर अ वाइल अंटिल अ डिसीजन ऑन बजट्स इज रीच्ड बाय जनरल असेंबली, मिशंस विल फाइंड देमसेल्व्स अंडर स्ट्रिक्ट कॉन्स्ट्रेंट्स। तो मिशन को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो सर्वाइवल जो है वो मुश्किल होगा, ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट हो ही नहीं पाएगा। तो ये बड़ी दिक्कत हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और इन्हें बहुत ही मतलब अपने जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेंडिंग जो है वो बहुत ही जो है वो ध्यान से करनी होगी, रिस्ट्रिक्टेड तरीके से करनी होगी। और वैसे तो जब बजट नहीं होगा तो स्पेंडिंग करना या फिर बिल वगैरह पास होने में दिक्कतें आएंगी, राइट। तो ये चीज यहां पर बताई जा रही है। और कार्यक्रम संचालन में कटौती किए जाने से, अब जब मिशंस वगैरह जो है गाइस तो उसमें हम लोग को कर्टेलमेंट देखने को मिलेगा ऑपरेशन में, मिशंस में, राइट। तो अभियानों की अपने अधिदेशों जैसे कि कोविड से निपटने में तैनाती वाले देशों की सहायता, नागरिकों की सुरक्षा करना आदि को कार्यान्वित करने की क्षमता सीमित हो जाएगी। तो अब जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन जो कर रही है कोविड 19 के समय पर मदद कर रही है कंट्रीज की, काफी सारे लोग जो है वो भूखमरी से मर रहे हैं तो उनकी हेल्प कर रही है। काफी सारे ऐसे एरियाज हैं जहां पर टेररिस्ट का खतरा हमें देखने को मिल रहा है, या फिर कई बार हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें जैसे इजराइल पैलेस्टीन का इशू देख लो आप, तो उसमें उसके बीच में फंसे हुए कुछ लोग हम लोग को देखने को मिलते हैं, राइट, जो कि सिविलियंस हैं, जो परेशान हैं इन सब इश्यूज के चलते, राइट। तो उनकी मदद करने के लिए ये यहाँ पर ऑफिशियल्स तैनात होते हैं यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के। अफ्रीका के अंदर बड़ी दिक्कतें चलती है भुखमरी को लेकर, पॉवर्टी को लेकर, गरीबी को लेकर, तो उनकी सहायता करने के लिए पीस कीपिंग मिशन काम करती है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि अगर बजट नहीं होगा तो काम में रुकावट आना शुरू हो जाएंगी, राइट। तो ये एक बड़ी चिंता वाली बात यहां पर बताई जा रही है। अब कैसे यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन जो है वो फंड किए जाते हैं, तो ये वाली बात भी समझ लो आप। तो वाइल डिसीजंस अबाउट एस्टैब्लिशिंग, मेंटेनिंग और एक्सपेंडिंग अ पीस कीपिंग ऑपरेशन, एक पीस कीपिंग ऑपरेशन को एस्टैब्लिश करना, उसको घोषित करना, उसको मेंटेन करना और उसको बढ़ाना, ये जो पूरे डिसीजन जो होते हैं ये किसके द्वारा लिए जाते हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा। और जो फाइनेंसिंग होती है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ऑपरेशन की, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पॉइंट टू बी नोटेड, इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज नॉट वॉलेंट्री। यहां पे डोनेशन और वॉलेंट्री की बात नहीं हो रही, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है कि यूनाइटेड नेशन की मेंबर स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर एक यूनाइटेड नेशन की जो मेंबर स्टेट होती है उनका एक शेयर हम लोग को देखने को मिलता है, राइट, कि कितना वो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में स्पेंड करते हैं। सबसे ज्यादा मात्रा में यूनाइटेड स्टेट जो है वो स्पेंड करती है, भारी मात्रा में, यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में, राइट। तो मेंबर स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब एक सवाल ये उठ सकता है कि सर अगर मेंबर स्टेट अगर ये पैसा ना भरे तो क्या होगा, तो ये होता है कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में जो वोटिंग पावर जो होती है ना, ये 193 मेंबर्स की, वो उनसे छीन ली जाती है, वो हटा दी जाती है। अभी कुछ समय पहले हुआ है, ईरान और 6 कंट्रीज की वोटिंग राइट जो है वो हट गई हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर, क्योंकि उन्होंने अपने ड्यूज को जो है वो पीस कीपिंग को लेकर दिए नहीं है, अपने शेयर को उन्होंने प्रोवाइड नहीं किया है। तो ये वाला भी चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए, ये इस आर्टिकल में मेंशन नहीं है, बट आप वो वाला जो मेरा लेक्चर देखेंगे जिसमें मैंने इसके बारे में भी चर्चा करी है, शेयर के बारे में भी चर्चा करी है, तो आपको एक अच्छी क्लैरिटी हो जाएगी। और हर एक मेंबर स्टेट ये लीगली ऑब्लिगेटेड है, पॉइंट टू बी नोटेड, लीगली ऑब्लिगेटेड। हर एक मेंबर स्टेट, जो मैं बताना चाह रहा था वही चीज यहां पर जो है वो लिखी हुई है, क्लियरली लिखी हुई है, लीगली ऑब्लिगेटेड, ठीक है, कि उनको उनका दायित्व है कि उनको जो है वो देना ही देना है, राइट, अपने शेयर को पीस कीपिंग के लिए, राइट। और ये यूनाइटेड नेशन का चार्टर का जो 17 है, आर्टिकल 17, उसके अंदर ये प्रोविजन हम लोग को देखने को मिलता है। टॉप 5 प्रोवाइडर जो हम लोग को इसको बोलते हैं एक्सेस्ड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये जो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में जो कंट्रीब्यूशन आता है ना, दैट इज कॉल्ड एक्सेस्ड कंट्रीब्यूशन। तो ये जो कंट्रीब्यूशन होता है 2020 और 21 के लिए, तो यूनाइटेड स्टेट्स टॉप पर है, 27.89% का यूनाइटेड स्टेट्स का शेयर है, चाइना सेकंड पे है, जापान थर्ड पे है, जर्मनी फोर्थ पे, और यूके हम लोग को 5th नंबर पर देखने को मिलती है, राइट। ये टॉप 5 में हम लोग को देखने को मिलती है। अब पीस कीपिंग
क्या है गाइस और इसका महत्व, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो आपको इसके बारे में आइडिया लग ही चुका है, मैंने इतनी सारी चीजें आपको बता दी है, फिर भी थ्योरी में एक बार देख लो। यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग एक जॉइंट एफर्ट हम लोग को देखने को मिलता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशन और डिपार्टमेंट ऑफ ऑपरेशनल सपोर्ट के बीच में ये जॉइंट एफर्ट है। और हर एक पीस कीपिंग मिशन जो है गाइस, इसको ऑथोराइज किया जाता है किसके द्वारा? अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा कि पीस कीपिंग मिशन को कौन ऑथराइज करता है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑथराइज करती है, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। यूनाइटेड नेशन पीस कीपर जो होते हैं, जिन्हें ब्लू बैरेट्स या फिर ब्लू हेलमेट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि लाइट ब्लू कलर की ये हेलमेट पहनते हैं, जिसका मैंने आपको अभी आइडिया दिया था थोड़ी देर पहले। इसमें सोल्जर्स होते हैं, पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, इवन सिविलियन पर्सनल भी इसमें शामिल होते हैं। और पीस कीपिंग फोर्सेस जो होती है गाइज, ये मेंबर कंट्रीज के द्वारा ही कंट्रीब्यूट की जाती है वॉलंटरी बेसिस पर। वही चीज जो मैंने आपको बताया, जैसे एक कंट्री चाहे, जैसे इंडिया चाहे तो वो अपनी फोर्सेस को जो है वो डिप्लॉय कर सकती है, तैनात कर सकती है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन के लिए, राइट। और अगर नहीं चाहे तो नहीं भी करेगी, तो वो उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। बट हाँ, कंट्रीब्यूशन जो है वो पीस कीपिंग मिशन के लिए देना रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और ये दायित्व होता है, और ये लीगल ऑब्लिगेशन होता है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन चार्टर। अब सिविलियन स्टाफ जो होते हैं पीस कीपिंग ऑपरेशन के, ये इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर आप इंडियन फॉरेन सर्विसेज में अगर जाओगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में शामिल होने की, राइट। और इन्हें यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटेरिएट जो है वो डिप्लॉय करता है और रिक्रूट करता है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग जो होती है, मिशन जो होते हैं, ये 3 प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हम लोग को देखने को मिलते हैं। इनके 3 बुनियादी सिद्धांत हैं, और ये क्या है? कंसेंट ऑफ पार्टी, एक तो पार्टीज की सहमति होनी चाहिए मिशंस के लिए, राइट। इम्पार्शियलिटी मतलब निष्पक्षता, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है किसी कंट्री को लेकर। अगर वहां पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है या इशू है, तो भले ही वो कंट्री कैसी भी हो, बट वहां के जो लोग हैं, ऑब्वियसली बात है, ह्यूमैनिटी के फेवर करना एक इंटरनेशनल हम लोग को देखने को मिलता है। यानी कि एक प्रिंसिपल आप कह सकते हो कि यार ह्यूमैनिटी सबसे टॉप पर है, राइट। तो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, राइट। तो ये चीज देखी जाती है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है, फोर्स का उपयोग नहीं करना है, बट एक्सेप्ट इन सेल्फ डिफेंस एंड डिफेंस ऑफ द मैंडेट। तो बल का प्रयोग जो है वो नहीं किया जाएगा। अगर करना है तो सिर्फ सुरक्षा के लिए और आत्मरक्षा के लिए कर सकते हो आप। अगर मैंडेट में लिखा हुआ है कि डिफेंस का आप यूज कर सकते हो तो कर सकते हो, या फिर आत्मरक्षा के लिए करना है, वैसे जो है वो फोर्स का उपयोग नहीं करना। यानी कि जो सोल्जर्स हैं, पुलिस पर्सन है, ये वहां पर किसी के ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट करेंगे, किसी प्रकार के बल का, फोर्स का उपयोग नहीं करेंगे। तो ये 3 प्रिंसिपल्स इसके हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये था पूरा वर्ल्ड टॉपिक, जिसके बारे में काफी डिटेल में हमने एक एक चीज जो है वो कवर करी है। अच्छा, मैं एक चीज का जवाब देना चाहता हूं। अरे वाह यार, देखो क्या चीज आई है आपके सामने। क्या है गाइस ये? क्या है बताओ? अरे ये आपका सपना है आपके सामने। क्या है बताओ जरा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पे, ये क्या है? मजा आ जाएगा। चलो, एक स्माइल तो आई गई होगी इस चीज को देखकर, राइट। चलो, मैं आप लोग को एक चीज ये बताने वाला था पहले, कि मुझे एक स्टूडेंट ने लिखा था कि सर सेम डे की न्यूज दे दिया करो, पिछले 2-3 दिन पुरानी न्यूज है। तो गाइस, मैं उन सभी स्टूडेंट से कहना चाहूंगा जो सेम डे की न्यूज चाहते हैं, तो आज तक चैनल, एनडीटीवी चैनल, ये सब चैनल आप देख सकते हो। आपको सेम डे की ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी आपको, तो उन सब चैनल पे आप जा सकते हो। मैं यहां पर थोड़ा सा डिले इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ एक सोर्सेस के ऊपर बेस्ड मैं डिपेंडेंट नहीं होता हूं। मैं काफी सारे पहले मल्टीपल सोर्सेस को देखता हूं, ऑब्जर्व करता हूं, काफी सारी मैगजीन से आर्टिकल को देखता हूं। कुछ कुछ ऐसे आर्टिकल आपने देखे होंगे कि कुछ टाइम बाद जो है वो मैं रिलीज करता हूं, क्योंकि उसके पीछे मुझे लगता है कि इस पर एक एनालिसिस आपको प्रोवाइड कराना जरूरी है और डिटेल में, राइट। क्योंकि देखो, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए, राइट। और उसके पीछे जो मैं अगर एक कोई कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, तो वो पूरा 360 एंगल में होना चाहिए। और यहां पर ऐसा है कि आपको पूरे कंटेंट मिलेंगे, कोई भी आपको कंटेंट छूटेगा नहीं, जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वो तो मैं ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि यहां पर मैं पूरी चीज जो है वो डिसाइड करता हूं कि कौन सी चीज काम की है और कौन सी चीज काम की नहीं है। जैसे कि पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड जो न्यूज होती है वो बिल्कुल भी आपके काम की नहीं होती है, राइट। तो यहां पर वही चीज मैं आपको पढ़ाता हूं जो आपसे यूपीएससी में जो है वो पूछी जाएगी, सिविल सर्विसेज एग्जाम में आपसे पूछी जाएगी, पीएससी में आपसे पूछी जाएगी। तो वो चीज जो है वो आपकी यहां पर कवर करवाई जाती है, राइट। और इस चीज का सबूत भी मैं आपको देता हूं। मेरे ख्याल से कुछ नए स्टूडेंट है जिनको पता नहीं है, इसलिए उनको मैं बता रहा हूं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर देखिए, और इस लेक्चर के स्टार्टिंग में भी इंट्रो में बता दिया जाता है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन पर चेक कर सकते हैं कि जो भी टॉपिक्स मैं पढ़ाता आ रहा हूं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और इसका मैं प्रूफ भी हर साल देता आ रहा हूं। आप बकायदा डिस्क्रिप्शन पर जो है वो चेक कर सकते हैं, और क्वेश्चन पेपर को दिखाकर मैं प्रूफ देता हूं कि ये क्वेश्चन पेपर आया और इस तारीख को मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था। और जो स्टूडेंट्स मेरे साथ बने हुए हैं उन्होंने मेंस भी लिखा है। और एक खुशखबरी वाली बात भी आपको बताता हूं, कल एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया, बिहार
पीएससी का उनका मेंस निकल गया, मुझसे इंटरव्यू के लिए वो पूछना चाह रहे थे। एक्चुअली मैं क्या किसी का फोन रिसीव करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं आप लोग के लिए कंटेंट बनाने में टोटली बिजी रहता हूँ। तो लगातार मेरा कॉल पे कॉल आ जा रहा था, फिर उनका मैसेज आया कि सर मेरा बीपीएससी में हो गया, प्लीज मुझे इंटरव्यू के लिए थोड़ा गाइड कर दो। तो बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और आप टेंशन मतलब अगर आप सुन रहे होगे तो आपका बिल्कुल होगा, बट जैसे मैंने आपको बोला है उसी के अकॉर्डिंग आप चलिएगा, राइट। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन होने के बाद आपको आना है मेरे पास, ठीक है। और मस्त अपन एंजॉय करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, राइट। बट जरूर आइएगा। और आप सभी लोग जितने भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, सभी के लिए ये चीज एप्लीकेबल है। सिलेक्शन होने के बाद आपको मेरे पास मिलने आना है, राइट। चलो आगे की बात करते हैं। तो घरेलू हिंसा के मामलों से निपटने हेतु संरक्षण अधिकारी, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इन एड्रेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस, तो ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने कोलैबोरेट किया है आपकी ड्रीम के साथ, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। सभी के चेहरे पे स्माइल थोड़ी सी तो आ गई होगी, राइट। तो यही चीज है यार, यही स्पार्क मिलना चाहिए। जैसे ये नाम सुन लो या ये फोटो देख लो, अंदर से स्पार्क आ जाना चाहिए कि अरे यहीं पहुंचना है यार, कुछ भी हो जाए यहीं पहुंचना है। ऐसी की तैसी पढ़ने बैठ जाऊंगा पूरी दिन। सर सुबह 5 बजे से मॉर्निंग में क्लास लगाते हैं, वो भी फ्री, बिल्कुल सेल्फ स्टडी क्लास करूंगा मैं सभी स्टूडेंट के साथ मिलकर। दिन के 6-6 7-7 घंटे कैसे पढ़ लूंगा पता ही नहीं लगेगा, बट मुझे सिलेक्शन चाहिए, मतलब चाहिए। गाइस ये जज्बा होना चाहिए अंदर। जब ये फोटो देखो ना, अंदर से आग लग जानी चाहिए कि आज तो डबल मेहनत करनी है, मजा आ जाएगा, राइट। तो ये आग जो है और ये स्पार्क जो है ना, ये बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जब बुझेगा ना तो फिर डिफिकल्टी आएगी। और रही दूसरी बात, टेंशन बिल्कुल मत लो, पूरी प्रोसेस को एंजॉय करो। और एक चीज मेरी हमेशा दिमाग में रखना, आपको अगले 6 महीने में क्या क्या टॉपिक्स कवर करने हैं उसको भूल जाओ। आज का जो आपका टारगेट जो आपने सेट किया है, आज का जो आपने टारगेट सेट किया है कि आज के दिन आप कौन से टॉपिक्स कवर करोगे, तो वो चीज जरूर कवर करना। उस चीज पर बिल्कुल भी उस चीज को स्किप मत करना, और उसी चीज पर आपको जो है वो जस्टिस मिलेगा। क्योंकि अगर आप अपने आज के दिन को, अपने आज के टारगेट को ईमानदारी से करके जस्टिस देते हो, तो आप देखिएगा आपका सिलेबस पूरा का पूरा स्मूथली फिनिश होता चला जाएगा विदाउट एनी टेंशन। टेंशन स्टूडेंट को कब होती है? जब स्टूडेंट पूरा एक बड़ी बड़ी किताबें देख लेते हैं, इतनी सारा पढ़ना है, इतना सारा पढ़ना है, वो अंदर पैनिक आ जाता है। कुछ मत देखो, एक हफ्ते का प्लान बनाओ, बट प्लान भी ऐसा होना चाहिए कि आपको अपनी क्षमता पता होनी चाहिए। एक हफ्ते में ऐसा नहीं कि एक हफ्ते में मैं तो भैया एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पूरी निपटा दूंगा, बट पता लगा एक हफ्ते के बाद टेंशन इतनी बढ़ गई कि कुछ भी ना निपटा पाए, राइट। आपके 50 पेज ही कंप्लीट नहीं हुए टेंशन के कारण। आप तो ये डिसाइड करो कि एक हफ्ते में, पहले तो अपनी क्षमता के अकॉर्डिंग, जैसे कि आपने बोला कि यार मुझे कुछ नहीं करना, मुझे एक हफ्ते में सिर्फ 150 पेज पढ़ने हैं, आपने सिर्फ इतना बोल दिया, राइट, इतना लिख दिया, और किस किताब की करने ये लिख दिया। फिर आप डेली कितने पेज पढ़ोगे उसके हिसाब से पढ़ते रहो। अब देखिएगा जैसे जैसे डेली आपके टारगेट्स फिनिश होते जाएंगे, वैसे वैसे आपको खुशी मिलती जाएगी। और स्टार्टिंग में जब अगर अभी अभी प्रिपरेशन कर रहे हो इस प्रकार की, अगर आपने प्रैक्टिस कभी नहीं करी है, स्टार्टिंग में टारगेट छोटे रखो, क्योंकि टारगेट छोटे रखोगे तो मोटिवेशन आएगा, और मोटिवेशन आएगा तो धीरे धीरे करके अच्छा लगने लगेगा, प्रोसेस में मजा आएगा। स्टार्टिंग में ही टारगेट बड़े कर दोगे तो डिमोटिवेशन हो जाएगा, राइट। बट अगेन फिर से ये शब्द देखो, लवासना, सभी को जाना है, चाहे आप आईपीएस की भी क्यों ना तैयारी कर रहे हो, एक विजिट तो आपकी यहां पर लगनी ही है, राइट। लबासना पे एक विजिट तो लगती ही है मेरे ख्याल से। वैसे तो उसके बाद फिर हैदराबाद जो है वो ले जाया जाता है, बट बाकी एक विजिट तो मेरे ख्याल से यहाँ पर सभी की लगती है, राइट। आईएएस ऑफिसर के अलावा जितने भी ऑफिसर्स होते हैं सभी की लगती है एक बार तो। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आप लोगों का सपना, तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने, याद रखना ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने जो है वो कोलैबोरेट किया लबासना के साथ, और इन्होंने लॉन्च कर दिया है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम। किस चीज के लिए? प्रोटेक्शन ऑफिसर्स इन एड्रेसिंग डोमेस्टिक वायलेंस। जो घरेलू हम लोग को वायलेंस देखने को मिलता है ना, घरेलू हिंसा देखने को मिलती है, उसके संबंध में जो भी मामले जो आते हैं उसको निपटाने को लेकर संरक्षण अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया, ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया, राइट। एम क्या है? तो ये ट्रेनिंग जो है इसका मेन एम ये है कि फोकस करना अलग अलग स्टेक होल्डर और अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर जो हम लोग को देखने को मिलते हैं इस कानून के तहत, राइट, जिसमें पुलिस आती है, लीगल एड सर्विसेज आती हैं, हेल्थ सिस्टम आता है, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, शेल्टर सर्विसेज होती हैं, वन स्टॉप सेंटर्स होता है। तो उन सभी के रोल को जो है वो फोकस करते हुए उनको जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना उनके रोल के अकॉर्डिंग। अब ये प्रोटेक्शन ऑफिसर्स कौन होंगे गाइस? तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत जो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है जिन्हें अपॉइंट किया जा रहा है,
तो ये क्या काम करते हैं, ये फैसिलिटेटर का काम करते हैं एग्रीव्ड वुमेन और कोर्ट के बीच में। जैसे कि अदालत है और पीड़ित महिला है, तो इनके बीच में एक लिंक क्रिएट करने का काम करते हैं, राइट। यानी कि एक लिंक, फैसिलिटेटर की दोनों के बीच में एक लिंक क्रिएट करते हैं, राइट। तो ये चीज इनकी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की हमें देखने को मिलती है। अब इनके कार्य क्या होते हैं, तो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स हेल्प करते हैं एग्रीव्ड महिला की, पीड़ित महिला की कंप्लेन फाइल करने के लिए, एप्लीकेशन मैजिस्ट्रेट के सामने फाइल करने के लिए, और जो भी नेसेसरी रिलीफ है, मतलब कि जो भी जैसे कि राहत से रिलेटेड जो भी चीज है कि महिला को किसी भी तरीके से राहत मिल जाए, जैसे कि मेडिकल एड मिल जाए, लीगल एड मिल जाए, कहीं पर रहने के लिए सेफ जगह मिल जाए जहां पर वो रह सकें, राइट। और जो भी उनको आवश्यकता है जिन जिन चीजों की, वो सब राहत जो है वो इनको मिल सके, तो इसमें जो है ये मदद करते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर, राइट। अब एलिजिबिलिटी क्या है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रिस्क्राइब्ड अंडर द एक्ट, तो इस डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर जो रूल्स लिखे हुए हैं उसके तहत स्टेट गवर्नमेंट्स, राज्य सरकारों को अपॉइंट करना है एटलीस्ट एक प्रोटेक्शन ऑफिसर हर एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के क्षेत्र अधिकार में, ज्यूरिसडिक्शन में, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है। और मेंबर ऑफ गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो सरकारी मेंबर भी और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं प्रोटेक्शन ऑफिसर के तौर पर, बट उनको एटलीस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 सालों तक सोशल सेक्टर में कार्य करने का। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग प्रेफरेबली एक वुमेन जो होनी चाहिए उन्हें अपॉइंट करना है प्रोटेक्शन ऑफिसर के तौर पर, क्योंकि महिला का केस है तो महिला ही उस केस को जो है वो बेटर संभाल पाएगी और बेटर न्याय जो है वो कर पाएगी महिला के साथ, पीड़ित महिला के साथ, और ओपन अप हो पाएगी। क्योंकि होता है ऑब्वियसली बात है, डोमेस्टिक वायलेंस में एक महिला जो है वो मेल ऑफिसर के सामने शायद उतने अच्छे से ओपन अप ना हो पाए जितना कि वो फीमेल ऑफिसर के सामने हो सकती है, राइट। यानी कि अपनी बातें सही तरीके से बता सकती है। चलो एनीवेज आगे की बात करते हैं। तो चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स इन प्रोटेक्शन ऑफिसर्स के फंक्शनिंग के साथ क्या क्या देखने को मिल सकती है, यानी कि इनके कामकाज में आने वाली क्या चुनौतियां हो सकती हैं। तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है गाइस, इसे 12 साल पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये काफी पुराना एक्ट है, बट द इंप्लीमेंटेशन ऑफ इट्स प्रोविजंस वाज नॉट टेकन अप यूनिफॉर्मली अक्रॉस द कंट्री। तो कानून तो बन गया, जैसे मैं आपसे हमेशा बोलता हूं, जो शिकायत जो होती है हमारी कंट्री में हमेशा यही है कि कानून तो बन चुके हैं बट उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है, ग्राउंड लेवल पर यह चीज हमें नहीं देखने को मिल रही है। और काफी सारी राज्यों में, काफी सारी स्टेट्स में जो प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होते हैं उन्हें अपॉइंट ही नहीं किया गया, इवन ईयर्स आफ्टर एक्ट केम इनटू फोर्स। जब से कानून लागू हो गया उसके बावजूद भी काफी सारी स्टेट्स में प्रोटेक्शन ऑफिसर्स नहीं आए। आज की डेट में एवरीथिंग फ्रॉम देयर क्वालिफिकेशन टू द नेचर ऑफ देयर अपॉइंटमेंट्स कैन डिफर फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो आज की डेट में बहुत सारी चीजें अलग अलग हमें देखने को मिलती है, स्टेट टू स्टेट फंक्शनिंग भी हम लोग को अलग अलग देखने को मिलती है, राइट। तो ये वाली चीजें, तो इसमें करना क्या चाहिए, तो इसमें आप सोल्यूशन ये चीज मेंशन कर सकते हो कि इतना पुराना जो एक्ट है तो इसमें रिफॉर्म लाने चाहिए, आज की स्थिति के अकॉर्डिंग जो है वो देखकर कुछ चेंजेस लाए जाए, अमेंडमेंट किया जाए, राइट। और देखिएगा इस प्रोटेक्शन ऑफिसर्स कितने सारे हैं ये भी डिपेंड कर रहा है आज की डेट में स्टेट टू स्टेट पर। कुछ स्टेट में तो बहुत ही कम प्रोटेक्शन ऑफिसर है और कुछ में तो बहुत ही ज्यादा है, उनके ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी जो है वो दी गई है। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर जो है गाइस ये फुल टाइम वर्कर्स होंगे। और बताया जा रहा है कि दिल्ली इस नियम का उल्लंघन करने वाला एकमात्र राज्य नहीं है, काफी सारे राज्य में इस कानून का उल्लंघन हो रहा है। और काफी सारी स्टेट्स के अंदर जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो है उनके ऊपर बर्डन आ गया है, एडिशनल चार्ज जो है वो उन्हें मिल गया है प्रोटेक्शन ऑफिसर का, यानी कि एक ऑफिसर किसी एक्स ड्यूटी में है और उनको जो है वो प्रोटेक्शन ऑफिसर की ड्यूटी भी यानी कि एडिशनल चार्ज भी जो है वो दे दिया गया है। तो एक्स्ट्रा बर्डन ऑफिसर्स फेस कर रहे हैं। काफी सारे लोग इवन अवेयर भी नहीं है प्रोटेक्शन ऑफिसर से रिलेटेड की, प्रोटेक्शन ऑफिसर्स नाम की भी कोई चीज होती है। और कुछ प्रोटेक्शन ऑफिसर जो होते हैं गाइस उनको भी खुद क्लियर नहीं है कि ये कानून जो है वो किस टाइप का है और इस कानून के क्या प्रोसीजर है, तो ये वाली भी एक दिक्कत है। तो इसलिए ये ट्रेनिंग जो है वो आज की डेट में करवाने पर काम किया जा रहा है, राइट। तो बताओ लवासना जो है वो किसके साथ, क्वेश्चन है आपके लिए, बताओ जरा कितना याद है आपको, भी देखते हैं। लवासना जो है वो किस पर्टिकुलर किसके साथ जो है इसने ये मतलब जो जॉइंट डील जो है वो करी, आप कह सकते हो, राइट, कि जिसके तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। बताओ जरा कौन सा डिपार्टमेंट है, किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है वो डिपार्टमेंट, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। अब गाइस पेपर 2 से रिलेटेड सिर्फ इतने ही टॉपिक्स थे, नाउ हम लोग पेपर 3 के टॉपिक्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो कि मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर आती है, इन्होंने लॉन्च किया है इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल को, इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पोर्टल को। अब बताया जा रहा है कि ये इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स जो होने वाला है ये क्या क्या होगा गाइस, तो इसमें बहुत भारी, अब देखो पोर्टल है ये, ठीक है, पोर्टल मतलब कि वेबसाइट है, तो इसमें भारी मात्रा में इंफॉर्मेशन हम लोग को देखने को मिलेगी, जितने भी लेजिस्लेटिव और पॉलिसी रिफॉर्म्स हैं
जो कि इन्फोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स पैरामीटर्स के तहत हम लोग को देखने को मिलने वाले हैं। तो उसका एक भारी भंडार, भारी सोर्स जो है वो ये हमें देखने को मिलेगा पोर्टल। तो इसका बस आपको एक बेसिक सा आइडिया होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, कॉन्ट्रैक्ट्स की इन्फोर्सिंग से रिलेटेड, राइट, यानी कि आप आसान शब्दों में अगर ये समझो कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो जब लागू होता है तो उससे रिलेटेड क्या क्या रिफॉर्म्स लेकर आने हैं तो वो इस पोर्टल के अंदर जो है वो डाले जाएंगे, राइट। फिर बाद में जाकर इन रिफॉर्म्स को देखते हुए जो है वो पॉलिसीज बनाई जाएगी, रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस किए जाएंगे। तो ये सिंपल सी चीज बस आप थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। सरल संचार पोर्टल की बात करें तो एक और पोर्टल सामने आया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने एक्सपेंड कर दिया है सरल संचार पोर्टल को, राइट, विस्तार किया है इस पोर्टल का, इस वेबसाइट का। सरल संचार जो है इसका फुल फॉर्म है सरल का सिंप्लीफाइड एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसेस। ये एक वेब बेस्ड पोर्टल है। ये क्या करता है, अलग अलग टाइप्स के लाइसेंसेस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो जारी करता है। तो इसमें और भी काफी सारी चीजें इंक्लूड कर दी गई हैं, राइट। फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस और ऑथराइजेशन शैल बी इशूड फ्रॉम दिस पोर्टल। तो इस वेबसाइट से क्या क्या चीजें इशू हो सकती है, यूनिफाइड लाइसेंस इशू हो सकते हैं, यूनिफाइड लाइसेंस वर्चुअल नेटवर्क ऑपरेटर जो है वो इशू हो सकते हैं, WPC लाइसेंस वायरलेस प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन लाइसेंस जो है वो इससे जारी होते हैं। तो ये वाली चीज बस आप लोग को थोड़ी सी समझनी है। अब बात करेंगे नेटट्रैक्स के बारे में। तो ये नेटट्रैक्स क्या है, देखो कितना खूबसूरत ये रोड आपको दिखाई दे रहा है, देखो। तो नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक नाम से समझ गए आप क्या है ये, और इस रोड से समझ गए आप। तो इसमें क्या है, टेस्टिंग हो रही है गाड़ियों की टेस्टिंग करने के लिए ट्रैक है ये, ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक। तो हाई स्पीड ट्रैक ये हम लोग को देखने को मिल रहा है जो कि इंदौर में लाया गया। पॉइंट टू बी नोटेड, मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर हम लोग को ये ट्रैक देखने को मिल रहा है जो कि गाड़ियों को टेस्ट करने से रिलेटेड है, राइट। आप मुझे बता सकते हो कि इंडिया की डेट्रियॉइड किसे कहते हैं, इंडिया की डेट्रियॉइड किसे कहते हैं, मतलब कौन सी सिटी इंडिया की डेट्रियॉइड है, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर। मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, डेट्रियॉइड जो है ये बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स की एक ऐसी जगह है जो कि ऑटोमोबाइल हब जो है वो मानी जाती है, जहां पर गाड़ियां जो है वो बनाई जाती है। तो ऐसी कौन सी सिटी है इंडिया के अंदर जिसे डेट्रॉइट जो है वो कहा जाता है इंडिया का, राइट। तो बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिख के। और बताया जा रहा है कि ये जो नेटट्रैक्स जो हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये लॉन्गेस्ट ऐसा ट्रैक एशिया का बताया जा रहा है, 11.3 किलोमीटर का ये ट्रैक है, राइट। और दुनिया का 5वां हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक ये हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये नेट्रिप नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया, जो कि हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्ट्री के अंडर हमें देखने को मिलता है। नेटट्रैक्स एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, जितनी भी हाई स्पीड परफॉर्मेंस टेस्ट जो होंगी वो यहीं पर ही होंगी, राइट। टू व्हीलर से लेकर हैवी ट्रैक्टर ट्रेलर्स तक की टेस्टिंग जो है वो इस रोड पर पॉसिबल है। तो देखिए आप, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है जिसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अब बात करेंगे इंद्रजाल के बारे में। ऐसा लग रहा है ना, ऐसा फील आ रहा है इंद्रजाल नाम सुन के कि एकदम कोई जादू टोना वाली कुछ वो हो रही है, ठीक है, मतलब इस टाइप का कि इंद्रजाल यहां पर आके कोई फंस गया हो। तो देखिए गाइस, बताया जा रहा है हैदराबाद की एक टेक्नोलॉजी हमें देखने को मिल रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट फर्म है ये, जिसका नाम है ग्रेन रोबोटिक्स। ग्रेन रोबोटिक्स इसने डिजाइन और डेवलप किया है इंडिया का पहला इंडिजीनियस ड्रोन डिफेंस डोम, दैट इज कॉल्ड इंद्रजाल। वेरी वेरी नाइस, बहुत ही शानदार टेक्नोलॉजी, ड्रोन डिफेंस डोम, मतलब कि ऐसा डोम जो कि डिफेंस का काम करेगा, ड्रोन को जो है वो आने नहीं देगा इस रेंज के अंदर। तो बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी, मजा आ गया। और इंडिया में बनाई गई इंडिजीनियसली मेड टेक्नोलॉजी है, बताई जा रही है, हैदराबाद की इस फर्म ने बनाया है। इसके फीचर क्या है गाइस, तो ड्रोन डिफेंस डोम जो है इसके पास कैपेबिलिटी है ऑटोनॉमसली, मतलब कि खुद से ही प्रोटेक्ट कर सकती है 1000 से 2000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को एरियल थ्रेट से, राइट। एरियल थ्रेट जैसे कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल, यानी कि वो ड्रोन हो गया, लॉइटरिंग म्यूनिशन। अब ये लॉइटरिंग म्यूनिशन क्या होता है, इसको देखो आप, ये इस प्रकार का जो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये लॉइटरिंग म्यूनिशन जो है वो इसे कहते हैं। और लो रडार क्रॉस सेक्शन, मतलब कि ऐसा हम लोग को टारगेट या डिवाइस देखने को मिलती है जो कि लो रडार पर रहती है, जिससे कि रडार जो है वो जो एरियल ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करता है तो उससे मिस हो जाता है। तो ऐसा डोम बनाया है कि जिसको पार जो है वो नहीं कर पाएंगे ये सब ड्रोन्स वगैरह। तो बेहतरीन टेक्नोलॉजी ये देखने को मिल रही है, हैदराबाद के द्वारा बनाई गई, हैदराबाद के अंदर ग्रेने फर्म के द्वारा ये बनाई गई।
अब बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2020 के बारे में। साइबर सिक्योरिटी के बारे में एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल हमने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था, आपको शायद याद आ रहा होगा। तो हाल ही में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी पर संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU इनके द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया। क्वेश्चन आएगा, बताओ कि इंटरनेशनल या फिर ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स जो है 2020 का किसके द्वारा रिलीज किया गया? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। और इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन क्या है? तो यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज की, राइट। तो यूनाइटेड नेशन की एजेंसी, स्पेशलाइज्ड एजेंसी ITU, राइट। अब इस इंडेक्स की चर्चा करते हैं। तो इंडेक्स जो है गाइस, ये एक ट्रस्टेड रेफरेंस हम लोग को देखने को मिलता है, जिसके थ्रू पता लगता है, हम पता लगा सकते हैं, मेजर कर सकते हैं कि कंट्री जो है वो कितनी कमिटेड है अपनी साइबर सिक्योरिटी को लेकर ग्लोबल लेवल पे। यानी कि पूरे दुनिया भर में कौन सी कंट्री जो है वो कितनी कमिटेड है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। तो कंट्रीज जिनका आकलन किया गया, मेजर किया गया, तो इसमें 5 पिलर्स जो है वो देखे गए, जैसे कि लीगल मेजर्स उस कंट्री के अंदर क्या है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। टेक्निकल मेजर्स किस प्रकार के, यानी कि कौन सी डिवाइसेस हैं उस कंट्री के अंदर, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर है, किस प्रकार के सेंटर्स हैं जो कि साइबर सिक्योरिटी को रोकने के लिए काम करते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल मेजर्स की कौन से ऑर्गेनाइजेशन उस कंट्री के अंदर रोकने के लिए स्पेसिफिकली बने गए हैं। कैपेसिटी डेवलपमेंट, मतलब कि उस कंट्री के अंदर कितने ऑफिशियल्स हैं और कितने इक्विपमेंट्स हैं जो साइबर सिक्योरिटी को रोकने के लिए हमें देखने को मिलते हैं, राइट। और इसके अलावा ओवरऑल स्कोर को जनरेट करने के लिए ये सब चीजें, ये 5 पिलर्स या पैरामीटर्स आप कह सकते हो, इनके आधार पर मेजर किया जाता है कंट्री को, या किया गया है इस इंडेक्स के लिए कंट्री को, राइट। और कंट्री जो है उनसे 82 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, जिसके अंदर 20 इंडिकेटर शामिल होते हैं और फिर उसके बाद मेजर किया जाता है पूरी चीजों को। तो इंडिया का क्या परफॉर्मेंस रहा है और इंडिया के नेबर्स का क्या परफॉर्मेंस रहा है? तो इंडिया जो है गाइस वो 10वीं प्लेस पर है, 10th स्पॉट पर है। 2018 में इंडिया की रैंक कितनी थी? 47 थी। 2019 में भी 47 थी, बट 2020 में हम लोगों ने अपने आप को इंप्रूव करके 10वें स्थान पर आ गए हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात यहां पर बताई जा रही है। और एशिया पैसिफिक क्षेत्र जो हमें देखने को मिलता है, उसमें इंडिया ने 4था स्थान जो है वो हासिल किया है। एशिया पैसिफिक क्षेत्र में इंडिया का 4th स्पॉट हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान में रखिएगा। और हमारी जो नेबर है चाइना और पाकिस्तान, इनकी रैंक, चाइना की रैंक जो है वो 33 आई है, पाकिस्तान की रैंक जो है वो 79 हमें देखने को मिल रही है। और टॉप 5 कंट्रीज हम लोग को कौन सी देखने को मिल रही है? USA, सेकंड पे UK सऊदी अरेबिया दोनों, तीसरे पे एस्टोनिया, चौथे पे साउथ कोरिया, सिंगापुर, स्पेन, 5वें पे रशिया, UAE और मलेशिया हम लोग को देखने को मिल रही है। जनरल चैलेंजेस जो है, जो पूरे दुनिया भर में मतलब कंट्रीज में जो हमें देखने को मिल रहे हैं, वो क्या फेस किए जा रहे हैं। अभी देखो एक चीज बस मुझे छोटी सी डिस्टर्ब कर रही है कि ये चाइना की रैंक जो है वो 33 कैसे आई, 33 पोजीशन पर कैसे? क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही हमने डिस्कस किया था कि हमसे ज्यादा जो, अभी हमने बात करी थी 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल में, कि हमसे ज्यादा जो साइबर सिक्योरिटी के मामले में, सॉफ्टवेयर के मामले में चाइना है, राइट। चाइना जो है वो ज्यादा पावरफुल है साइबर सिक्योरिटी के मामले में, उसके पास ज्यादा हम लोग को टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है साइबर थ्रेट को रोकने की, राइट। तो और उसमें फिर चाइना की स्पॉट जब 33 आती है इस प्रकार की, तब थोड़ी सी चिंताजनक बात, या फिर इस आंकड़ों में थोड़ा सा मुझे फिर डाउट होने लगता है। हालांकि ये आंकड़े यूनाइटेड नेशन के हैं, बट कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है, राइट, कि जहां मतलब USA जो भी बोलता है, USA के सामने यूनाइटेड नेशन इज डम एंड डेफ, और इस टर्म का बहुत उपयोग किया जाता है कि इन फ्रंट ऑफ USA UN इज डम एंड डेफ, कि USA जैसा बोलता है वैसा UN करता है, और इसकी ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी अब देखो क्या है। बट आपको तो ये आंकड़ों से मतलब होना चाहिए मेनली, जो कि इसने बताया, बट एनालिसिस के तौर पर हम लोग कंपेयर भी कर सकते हैं कि जब इक्विपमेंट चाइना के पास ज्यादा है, तो साइबर सिक्योरिटी के मामले में चाइना जो है वो उसकी 33rd स्पॉट पे कैसे आ रही है, राइट। चलो एनीवेज आगे की चर्चा करते हैं। तो जनरल चैलेंजेस जो है, जो कि पूरी कंट्रीज के सामने हम लोग को देखने को मिल रहा है, वो क्या है? तो डिजिटल गैप्स जो कंट्रीज के बीच में हम लोग को देखने को मिल रहा है, ये अनसस्टेनेबल एनवायरमेंट जो है साइबर डोमेन में क्रिएट कर रहा है। मतलब कि एक कंट्री के पास काफी अच्छी डिजिटल सर्विसेज हैं, टेक्नोलॉजी है, दूसरी के पास नहीं है, तो ये गैप जो है वो इस प्रकार से क्रिएट हो रहा है। ग्रोइंग डिजिटल रिलायंस, काफी सारी कंट्री जो है वो पोस्ट कोविड के बाद हमें देखने को मिल रहा है कि पूरी तरह से डिजिटल के ऊपर रिलाय कर रही हैं।
बट जिन जिन कंट्री के अंदर प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है साइबर सिक्योरिटी को लेकर और वो डिजिटल रिलाय कर रही हैं, तो उनमें बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। यानी कि जिन कंट्रीज के जो यूजर्स हैं, जो डिजिटल उतनी अवेयरनेस नहीं है कि डिजिटल चीजों को कैसे प्रोटेक्ट करके रखना है, राइट, तो फिर वो फिर थ्रेट हो रहा है उनके ऊपर, यानी कि वही फिर खतरे में ज्यादा जा रहा है। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, राइट, क्योंकि ये डिजिटल डिस्पैरिटीज के से एक्सपोज हो गए हैं, मतलब कि सभी के सभी जो है वो डिजिटल डिस्पैरिटीज में हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये वाली चीज हम लोग को देखने को मिल रही है और इसे ब्रिज करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है कैपेसिटी बिल्डिंग के थ्रू। और एक सोफेस्टिकेटेड उपयोग जो है वो किया जा रहा है साइबर स्पेस का टेररिस्ट के द्वारा भी, राइट। और इसके कारण जो प्रोपोगेंडा जो है हेट फैलाने का, ये इनका बढ़ता जा रहा है। यानी कि ये ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से वेरियस ऐसी चीज पोस्ट कर रहे हैं, जैसे कि पहले हम लोग देखते थे कि कुछ बच्चों को जो है वो टेररिस्ट बुलाकर अपने पास उनका ब्रेन वॉश करते थे। आज की डेट में वो कहीं दूसरी कंट्री में कहीं पर भी बैठे बैठे किसी भी कंट्री के जो लोग हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं, और ऐसे लोग जो थोड़े से वीक माइंडेड है तो उनको फाइंड आउट करते हैं और उनसे कांटेक्ट करके उनका ब्रेन वॉश करते हैं। और ये देखो, ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, अभी कुछ समय पहले की घटना थी, मेरे ख्याल से 2018 की आई थिंक ये घटना थी। 2018 में बॉर्डर पर, बांग्लादेश की बॉर्डर पर या नेपाल की बॉर्डर पर देखने को मिला था एक घटना। बांग्लादेश की बॉर्डर पर थी, नहीं नेपाल की थी शायद, मैं कंफर्म नहीं हूं, बट इन दोनों में से एक बॉर्डर पर थी। आप मुद्दे को समझो आप तो, क्योंकि पुराना मैटर है, ये चीज आपसे पूछी नहीं आएगी, बट ये अंडरस्टैंडिंग आपको पता होनी चाहिए। बेंगलुरु का एक आईटी का एक कॉलेज का स्टूडेंट था, राइट। तो वो जो है वहां पे पहुंच गया, उनको मिलिट्री को शक हुआ, मिलिट्री ने उसको पकड़ लिया, पूछताछ करी तो ये सामने आया कि वो टेररिस्ट से अट्रैक्ट हो गया था, टेररिस्ट उसे बुला रहे थे और टेररिस्ट ने उसको बहुत सारे वीडियोस वगैरह दिखा कर ब्रेन वॉश कर दिया। तो देखो, और बुला रहे थे उसको एक मिशन वगैरह के लिए, जो भी एक्सवाइजी, उसको पता नहीं था एज सच कि मिशन वगैरह के बारे में, बट जब जांच पड़ताल की गई तब ये वाली चीज जो है वो सामने आई। और आपने मूवी वगैरह भी देखी है, जैसे बेबी मूवी आपने देखी है, उसमें भी आपने देखा होगा किस प्रकार से टेररिस्ट बच्चों का उपयोग करते हैं, राइट। बट यहाँ पर ऑनलाइन कहीं और दूसरी जगह पर बैठे बैठे इस प्रकार से ब्रेन वॉश किया जाता है, राइट। तो ये सब चीजें हैं। अब इंडिया जो है वो किस प्रकार से साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स को टैकल कर रही है। इंडिया जो है गाइस, ये पहली साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी इंडिया जो है वो बनाने के ऊपर काम कर रही है। इंडिया की पहली साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, हमारी जो CERT है, जैसे कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम हम कहते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल है, जो कोऑर्डिनेट करती है, सपोर्ट करती है कंप्यूटर सिक्योरिटी इवेंट्स पर, और जो भी इंसिडेंट्स हम लोग को देखने को मिलते हैं नेशनल और गवर्नमेंट लेवल पर, तो उस पर जो है वो सपोर्ट प्रोवाइड कराने का, कोऑर्डिनेट करने का काम जो होता है वो CERT का होता है। तो ये CERT बॉडी के बारे में थोड़ा सा ध्यान में रखना कि हमारी कंट्री के अंदर जितने भी कंप्यूटर सिक्योरिटी इवेंट्स होते हैं, तो उस पर रिस्पॉन्स करने का, सपोर्ट करने का, कोऑर्डिनेट करने का काम जो होता है वो CERT का हम लोग को देखने को मिलता है। और ऑनलाइन साइबर क्राइम जो है वो रिपोर्टिंग पोर्टल भी हमारे पास हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया, और उसमें कंप्लेंट्स भी जो है वो लगातार आती जा रही हैं। कंप्लेंट्स चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज मटेरियल, रेप, गैंग रेप, इमेजरीज और सेक्सुअल एक्सप्लिसिट कंटेंट से रिलेटेड हमें देखने को मिल रही है, रिपोर्ट की जा रही है। इसके अलावा एक स्कीम भी हमने एस्टैब्लिश करी है, I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर। ये एस्टैब्लिश किया गया कि जितने भी मुद्दे हम लोग को साइबर क्राइम से रिलेटेड देखने को मिलते हैं हमारी कंट्री के अंदर, उसे कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से और कोऑर्डिनेटेड तरीके से जो है वो डील करना है, हैंडल करना है। और फिर हम लोगों ने एस्टैब्लिश किया नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर को, कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जितने भी हमारी कंट्री के अंदर है उन्हें प्रोटेक्ट करके रखना है, राइट। तो ये सब चीजें हम लोग को इस प्रकार की देखने को मिल रही है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड। और ये थोड़ी सी रैंकिंग आप ध्यान में रखना, इंडिया 10 पर आ गई है अकॉर्डिंग टू 2020 रैंकिंग, इसकी हम लोग को देखने को मिल रही है। ये रिपोर्ट का नाम भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखना, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, राइट। तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, राइट। और ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज की गई? ITU, यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी हमें देखने को मिलती है। तो इंडिया 10th पोजीशन पर है साइबर सिक्योरिटी के मामले में, और चाइना 33 पर है। मुझे चाइना का 33 पर होना जो है वो थोड़ा सा जम नहीं रहा है, पच नहीं रही है ये वाली बात, क्योंकि कुछ समय पहले एक न्यूज और अच्छा आर्टिकल हमने देखा था जिसमें इसी के बारे में बात हुई थी कि चाइना के पास हमसे ज्यादा टेक्नोलॉजीज है साइबर सिक्योरिटी को टैकल करने की, हैंडल करने की, राइट। चलो एनीवेज आगे की चर्चा करते हैं। अब गाइस डिस्कस करेंगे मिशन गगनयान के बारे में। बहुत ही बेहतरीन हमारा मिशन होने वाला है ये। इंडिया की जमीन से पहली बार जो है वो एक इंडियन स्पेस पर जाने वाले हैं, राइट। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि पहले इंडियन कौन है जो स्पेस पर गए हैं, तो आपको इसका आंसर पता होगा, सभी को पता होगा। जरा बता दो जरा नीचे कमेंट बॉक्स पर लिखकर आंसर कि मतलब पहले इंडियन कौन है जो स्पेस पर गए हैं, राइट। बट इंडिया की जमीन से अभी तक कोई भी स्पेस पर नहीं गया है,
इंडिया की जमीन से अभी तक कोई भी स्पेस पर नहीं गया है। और एक पॉइंट जो मैं हमेशा इस टॉपिक को पढ़ाते समय बताता हूं वो है VYOMNAUT। ये क्या है? व्योम नॉट। व्योम नॉट किन्हें कहा जाएगा गाइस? तो जो पहले व्यक्ति या फिर जो भी एस्ट्रोनॉट्स जो इंडिया की जमीन से स्पेस पर जाएंगे उनके लिए नाम है व्योम नॉट, राइट। ऐसा ही नाम कॉस्मोनॉट हम लोग को देखने को मिलता है। एस्ट्रोनॉट तो यूएसए के लिए उपयोग किया जाता है। तो ऐसे काफी सारे हम लोग को अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। उन्होंने नाम बना के रखे हुए हैं कि उनकी कंट्री से जो भी स्पेस ट्रेवलर स्पेस में जाएगा तो उसको एक अलग नाम दिया जाता है। तो हमारी कंट्री में स्पेस में जाने वाले को हम लोग व्योम नॉट कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है। ये अक्सर काफी सारे आर्टिकल्स में होती नहीं है, राइट। चलो इस पर हम चर्चा करते हैं मिशन गगनयान के ऊपर। तो इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये प्लान कर रही है कि ये पहले अनमैन्ड मिशन जो है वो स्पेस पर भेजेगी दिसंबर में। अनमैन्ड मिशन यानी कि इस पर अभी कोई मैन नहीं होगा, कोई ह्यूमन नहीं होगा। ये चेक करने के लिए, टेस्ट ट्रायल करने के लिए भेजा जा रहा है। और ये मिशन जो होगा ये मैन्ड स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम गगनयान का पार्ट होने वाला है। यानी कि फिर बाद में हम लोग जो ह्यूमन को स्पेस में भेजेंगे इंडिया की जमीन से, तो वो उससे पहले जो है एक टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं, राइट। तो ये अभी दिसंबर में होने वाली है और दिसंबर 2021 में। और इसरो के अकॉर्डिंग गगनयान प्रोग्राम जो है गाइस ये सीरियसली अफेक्ट हुआ है लॉकडाउन के कारण, राइट, कोविड-19 के कारण, राइट। तो कोविड-19 के कारण ये सीरियसली अफेक्ट हुआ है मिशन गगनयान, क्योंकि काफी सारी इक्विपमेंट्स के सप्लाई जो थे वो डिसरप्ट हो गए थे, राइट। रिपीटेड लॉकडाउन के कारण काफी सारी कंट्री के काफी सारे पार्ट्स में पेंडेमिक के चलते, और इवन अभी भी एक न्यूज आ रही है जो ये डेल्टा प्लस वेरिएंट जो है ये बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचा सकता है। और कुछ ऐसी उड़ती हुई खबरें आई हैं कि महाराष्ट्र के अंदर लॉकडाउन घोषित करने की बात की जा रही है। अब देखो फिर से कहीं तीसरी वेव, तीसरी लहर और फिर से लॉकडाउन आ गया तो फिर और दिक्कतें जो है वो आएंगी। चलो एनीवेज आगे की चर्चा करें तो गगनयान के मैंडेट के पार्ट के तौर पर 2 अनक्रूड फ्लाइट जो है वो प्लान की गई है। यानी कि 2 पहले मिशन हम लोग को देखने को मिलेंगे जिसमें मैन नहीं होंगे, यानी कि ह्यूमन नहीं होंगे, राइट। ये टेस्टिंग के लिए किया जाएगा एंड टू एंड कैपेसिटी को लेकर मैंड मिशन की। जब तीसरा जो मिशन जाएगा मैंड मिशन, तो उससे पहले हम लोग 2 मिशन को भेजने वाले हैं। और कब इस चीज को अनाउंस किया गया था? तो फॉर्मल अनाउंसमेंट गगनयान प्रोग्राम का जो था वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के द्वारा किया गया था 2018 में, 15 अगस्त 2018 में, इंडिपेंडेंस डे के समय पर, राइट। और इनिशियल टारगेट ये है कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट को लॉन्च करना है हमारे इंडिया के इंडिपेंडेंस की 75th एनिवर्सरी से पहले। मतलब हमें 2022, 15 अगस्त 2022 से पहले पहले, क्योंकि 2022 को हम लोग 75 ईयर्स कंप्लीट कर लेंगे, हमारी इंडिपेंडेंस को, स्वतंत्रता को 75 साल पूरे हो जाएंगे। तो इससे पहले हमें अपना ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है वो लॉन्च कर देना है, राइट। तो ये बेसिकली इनिशियल टारगेट था। अब इनिशियल शब्द इसलिए उपयोग अब कर दिया है, पहले ये इनिशियल उपयोग नहीं किया था, क्योंकि अब इनके इनिशियल टारगेट को सुनकर ये लग रहा है कि ये टारगेट अब अचीव होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, राइट, कि शायद नहीं हो पाएगा, राइट। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन गगनयान का? तो ऑब्जेक्टिव मिशन गगनयान प्रोग्राम का ये है कि हम लोग को ह्यूमंस को भेजना है लो अर्थ ऑर्बिट पर, राइट, और इंडियन लॉन्च व्हीकल से भेजना है, और इंडिया से ही भेजना है, इंडिया की जमीन से ही भेजना है, और वापस उन ह्यूमंस को सेफली जो है वो लेकर आना है। अब सिर्फ भेजना नहीं है, उन्हें सेफली भी लेकर आना है। ये भी आप अपने आंसर में मेंशन करना, राइट। जैसे कि पूरा संपूर्ण आपका आंसर होगा, आपने लिख दिया भेजना है, भेजना है, फिर वापस भी तो लाओगे ना, तो सेफली भी लेकर आना है, राइट। अब आगे की बात करें, प्रिपरेशन और लॉन्च की बात करते हैं कि तो 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट जो है वो ऑलरेडी जेनरिक स्पेस फ्लाइट ट्रेनिंग जो है वो कर रहे हैं रशिया के अंदर। उनकी ट्रेनिंग रशिया में चल रही है गगनयान प्रोग्राम के तहत। और इसरो की हैवी लिफ्ट लॉन्चर GSLV Mk3 इसको आइडेंटिफाई किया गया है मिशन के लिए। तो गगनयान मिशन के लिए किस पर्टिकुलर व्हीकल को आइडेंटिफाई किया गया है? तो पॉइंट टू बी नोटेड, ये चीज प्रीलिम्स में आ सकती है, GSLV Mk3, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब इस मिशन की रेलिवेंस हम लोग को क्या देखने को मिल रही है? तो एक तो इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलने वाला है। इंडियन इंडस्ट्री जो है गाइस उनको बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि वो पार्टिसिपेट कर सकती हैं स्पेस मिशन के लिए, क्योंकि हमारा जो इसरो है वो हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज को जो है वो वेरियस टारगेट जो है वो दे रहा है, वेरियस मतलब चीजों को बनाने की अपॉर्चुनिटी जो है वो प्रोवाइड करा रहा है। और गगनयान मिशन जो है गाइस इसमें लगभग 60% इक्विपमेंट जो है वो इंडियन प्राइवेट सेक्टर से लिए जा रहे हैं, राइट। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट की बात करें, इसमें एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। गगनयान मिशन जो है वो बताया जा रहा है कि 15,000 नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और 13,000
प्राइवेट इंडस्ट्री में स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी जो है वो क्रिएट कर रहा है, और एडिशनल 900 मैन पावर भी इसमें हम लोग को देखने को मिल रहा है, राइट, अंतरिक्ष संगठन के लिए, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, तो अब देखो ये मैन्ड स्पेस मिशन तो हमने शुरू किया, तो इसमें जो भी हमने चैलेंजेस देखे तो उस चैलेंजेस को रिजॉल्व भी करना है, तो इनोवेटिव तरीके से इसको रिजॉल्व करेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर नए नए इनोवेशन जो है वो इस मिशन के चलते हमें देखने को मिल रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंडिया के अंदर हो रहा है, इससे इंडिया को बूस्ट मिल रहा है। और देखिए इस मिशन के लिए इंडिया के अंदर रिसर्च भी जो है वो बढ़ रहा है, राइट, सिग्निफिकेंट रिसर्च जो है, जैसे कि मटेरियल्स प्रोसेसिंग को लेकर, एस्ट्रोबायोलॉजी को लेकर, रिसोर्सेज माइनिंग को लेकर, प्लैनेटरी केमिस्ट्री, प्लैनेटरी ऑर्बिटल कैलकुलस को लेकर, और भी काफी सारे एरियाज में रिसर्च और डेवलपमेंट में बढ़ोतरी हम लोग को देखने को मिल रही है। और ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जो है गाइस, ये इंस्पिरेशन प्रोवाइड करा रही है युवाओं को, राइट, और साथ ही साथ नेशनल पब्लिक मेन स्ट्रीम को भी हम लोग को देखने को मिल रहा है कि एक मोटिवेशन क्रिएट हो रहा है कि हम जो है वो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। हमारी जमीन से जो है हमारा इंडियन व्हीकल जो है वो ह्यूमन को जो है वो स्पेस पर लेकर जाने वाला है, और ये इंस्पायर करेगा यंग जनरेशन को कि वो और भी जो है वो नए नए अचीवमेंट जो है वो इस एरिया पर लेकर आए, और आने वाले समय में फ्यूचर की जितनी भी एक्टिविटीज जो है, जितने भी चैलेंजिंग फ्यूचर एक्टिविटीज जो है उस पर अपनी मतलब भूमिका निभाए, यानी कि इन्वॉल्व हो उस पर, उसको रिजॉल्व करने के ऊपर, राइट। और प्रेस्टीज, सबसे बड़ी बात इंडिया के लिए एक प्रेस्टीज की बात है, राइट। इंडिया जो है वो चौथी कंट्री बनने वाली है जो कि ह्यूमन स्पेस मिशन जो है वो लॉन्च करेगी, और गगनयान जो है वो ना ही सिर्फ इंडिया के लिए प्रेस्टीज लेकर आएगा, बल्कि इंडिया को एज अ की प्लेयर के तौर पर एस्टैब्लिश कर देगा स्पेस इंडस्ट्री के, राइट। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक, जिसकी एक जनरल सी जानकारी, एक अच्छा आइडिया आपको होना चाहिए। गाइज अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के बारे में, आईपीडीएस के बारे में बात करेंगे। तो बताया जा रहा है कि 50 केडब्ल्यूपी यानी कि किलोवाट पीक का हम लोग को सोलार रूफटॉप सोलन हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है, जिसका उद्घाटन किया गया है आईपीडीएस के तहत, इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के तहत। और ये स्कीम किस मिनिस्ट्री की है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर ध्यान में रखना है। और प्रोजेक्ट जो है गाइस ये गो ग्रीन इनिशिएटिव को और भी री इन्फोर्स कर रहा है, मतलब कि और भी मजबूत बना रहा है गो ग्रीन इनिशिएटिव को, राइट। और ये अर्बन डेवलपमेंट स्कीम का हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो ये वाली चीज आप लोग थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम की हम लोग कुछ चर्चा करें तो दिसंबर 2014 में इसे लॉन्च किया गया था। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हमें देखने को मिलती है, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के तहत ये हम लोग को देखने को मिलती है, नोडल एजेंसी। इसके कंपोनेंट की बात करें गाइस, तो सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो है अर्बन एरियाज का, उसे स्ट्रेंथन करना है, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का सब ट्रांसमिशन और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को और भी ज्यादा मजबूत बनाना है। मीटरिंग होनी चाहिए, यानी कि मीटर लगने चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स में, फीडर्स में, और कंज्यूमर्स जो अर्बन एरियाज में रहते हैं तो उन वहां पर मीटर लगने चाहिए, राइट, जिससे कि रेवेन्यू वगैरह जो है वो प्रॉपर जनरेट किया जा सके, बिजली चोरी वगैरह ना हो, किसी प्रकार की लॉस वगैरह ना हो, इस प्रकार से। और स्कीम फॉर इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग और आईटी इनेबल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, इसका कंपोनेंट के तौर पर हमें देखने को मिलता है। ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग जो है वो मदद करती है इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो बिजनेस के होते हैं उसको इंटीग्रेट करने में, एकीकृत करने में, राइट। अंडरग्राउंड केबलिंग भी इंक्लूड करनी है, राइट। जिस भी स्टेट्स के अंदर हम लोग को अंडरग्राउंड केबलिंग की डिमांड नजर आती है तो वहां पर अंडरग्राउंड केबलिंग करनी है, यानी कि जो ऊपर जो हम लोग को बिजली में वो तार देखने को मिलते हैं ना ऊपर, राइट, खंबे पर लगे रहते हैं, तो उसको अंडरग्राउंड कर दो। और स्मार्ट मीटरिंग सोल्यूशन जो है वो लेकर आओ, राइट, उदय स्टेट्स के लिए। और सोलार पैनल जो है वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के अंदर लगवाओ, और वहां पर नेट मीटरिंग भी परमिसिबल है इस स्कीम के तहत। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि 24 घंटे सातों दिन 24/7 पावर सप्लाई जो है वो कंज्यूमर तक पहुंचाना। इसमें रिड्यूस करना है ए, टी और सी में, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस में रिड्यूस करना है। मुझे ऐसा लग रहा है ये वाला टॉपिक हम पहले भी कवर कर चुके हैं, ये रिपीट हुआ मेरे ख्याल से 15 दिन पहले हम लोगों ने इस टॉपिक को देखा था, राइट। तो इसमें ए, टी एंड सी, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस, मतलब कि जो भी हम लोग को लॉसेस देखने को मिलते हैं बिजली मतलब विभाग में, तो उन लॉसेस को जो है वो कम से कम करना है। और जहां जहां भी लॉसेस हो रहे हैं उन एरियाज को आइडेंटिफाई करना है, और आइडेंटिफाई करने के बाद उस पर काम करना है, रिफॉर्म लेकर आना है, जिससे कि लॉसेस कम हो, जिससे कि ज्यादा रेवेन्यू जो है वो सरकार के पास जाए, राइट। और प्रोवाइड करना एक्सेस टू पावर सभी हाउस होल्ड होगी, सभी हाउस होल्ड पर, यानी कि सभी घरों पर जो है वो पावर मिलनी चाहिए, राइट, इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए।
इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें गाइस तो जितनी भी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो है ये एलिजिबल है फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए स्कीम के तहत। इसके फंडिंग पैटर्न की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 60% फंड जो है वो प्रोवाइड करती है और 85% फंड सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आता है स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। एडिशनल 15% भी ग्रांट किए जाते हैं और 5% और ग्रांट किए जाते हैं स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए, राइट। तो ये जो जिन्होंने भी अचीवमेंट हासिल किया होता है, एक माइलस्टोन हासिल किया होता है। अब इंडिया के अंदर पावर सेक्टर किस प्रकार का हम लोग को देखने को मिलता है, तो वन ऑफ द मोस्ट डाइवर्सिफाइड पूरे दुनिया भर में पावर सेक्टर इंडिया का है। पावर जनरेशन का सोर्सेज जो है गाइस उसमें काफी रेंज हम लोग को देखने को मिलती है। एक तो कन्वेंशनल सोर्स हो गया, मतलब कि कोयला जलाकर, लिग्नाइट के थ्रू, नेचुरल गैस के थ्रू, ऑयल के थ्रू, हाइड्रो पावर के थ्रू, न्यूक्लियर पावर के थ्रू, राइट। और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज हो गए जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक वेस्ट, इन सब के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और इंडिया जो है गाइस ये तीसरा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और दूसरा लार्जेस्ट कंज्यूमर है इलेक्ट्रिसिटी का पूरे दुनिया भर में। और इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग को देखने को मिलती है गाइस इसके बारे में 7 शेड्यूल में लिखा हुआ है कि ये एक कॉन्करेंट सब्जेक्ट है। तो याद रखना इलेक्ट्रिसिटी पर कानून जो है वो बनाने की शक्ति केंद्र सरकार के पास भी है और राज्य सरकार के पास भी है, ठीक है। अब देखो एक मेरा आपसे पॉलिटी का सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है किसी भी चीज को लेकर, राइट, कानून को लेकर कि किसके कानून माने जाएंगे, तो आप बताओ कि जीतेगा कौन, प्रिवेल कौन करेगा, बताओ जरा नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखकर। तो पार्लियामेंट विल ऑलवेज प्रिवेल, मतलब कि केंद्र सरकार की चलेगी इस मामले में अगर कोई भी डिस्प्यूट राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में होता है कॉन्करेंट सब्जेक्ट को लेकर, राइट। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल हम लोग को देखने को मिलती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के डेवलपमेंट को लेकर, राइट, इंडिया के अंदर। और इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 हम लोग को देखने को मिलती है और एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 हम लोग को देखने को मिलती है जिसके थ्रू ये पावर जो है वो एडमिनिस्टर किया जाता है। और सरकार ने एक मैप भी, रोड मैप भी जारी किया है कि 2022 तक हमें 175 गीगावाट का रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो है वो पावर जनरेट करना है, यानी कि हमारी कैपेसिटी 175 गीगावाट की होनी चाहिए जिसमें से 100 गीगावाट जो है वो सोलर पावर की होनी चाहिए, 60 गीगावाट जो है वो विंड पावर की होनी चाहिए। और सरकार जो है गाइस ये प्रिपेयर कर रही है एक रेंट अ रूफ पॉलिसी को, राइट, जिसके थ्रू इनका जो टारगेट है कि 40 गीगावाट का पावर जो है वो सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट के थ्रू जनरेट करना 2022 का, उसको ये अचीव कर सके। तो रेंट अ रूफ पॉलिसी हम लोग को देखने को मिल रही है। और मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है गाइस ये नोडल मिनिस्ट्री हम लोग को देखने को मिलती है। सभी जितने भी मुद्दे, जितने भी मैटर्स हम लोग को न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड होते हैं तो उसमें नोडल मिनिस्ट्री जो है ये न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी हमें नजर आती है। 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो परमिट कर दिया गया है ऑटोमेटिक रूट के लिए पावर सेक्टर में। अब ऑटोमेटिक रूट क्या होते हैं कि इस रूट के थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट होता है तो पहले इन्वेस्टमेंट हो जाता है, फिर एक बार जो है वो एप्लीकेशन देनी होती है कि सरकार के पास कि इन्वेस्टमेंट कर दिया है, राइट। बट फिर एक और जो होता है जिसमें जो है वो पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले एप्लीकेशन देनी होती है, उस वो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट हम लोग को देखने को मिलता है, गवर्नमेंट अप्रूवल रूट, राइट। ये ऑटोमेटिक रूट है कि आप पहले इन्वेस्टमेंट कर दो और इन्वेस्टमेंट करने के बाद बस सरकार को इन्फॉर्म कर दो कि आपने कर दिया। तो ये इसमें 100% एफडीआई जो है वो परमिट कर दी गई है। अब कुछ इलेक्ट्रिसिटी को लेकर, पावर सेक्टर को लेकर कौन सी इनिशिएटिव है सरकार की, तो प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सौभाग्य स्कीम के नाम से ये जानी जाती है। इसमें इंश्योर किया जाता है कि रूरल एरियाज में भी और अर्बन एरियाज में भी, गांव क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी सभी जगह पर इलेक्ट्रिफिकेशन को इंश्योर करना है, यानी कि सभी जगह पर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मिलनी चाहिए, राइट। दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एक है, इसमें रूरल एरियाज पर इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, यानी कि बिजली लगानी है रूरल एरियाज पर, खंबे वगैरह प्रोवाइड कराने, ग्रिड लगानी है, राइट। एक तो एग्रीकल्चर के लिए और दूसरा नॉन एग्रीकल्चर फीडर्स के लिए, राइट। और स्ट्रेंथन करना है सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज में, जिसमें मीटर वगैरह लगाने हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स पर, राइट, फीडर्स पर, कंज्यूमर पर, यानी लोगों के घर में भी मीटर लगाने बिजली के। एक है गर्व ऐप, ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप, इसमें ट्रांसपेरेंसी को मॉनिटर करने के पर्पस के लिए कि इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम जो है वो किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है, कि हो रही है कि नहीं हो रही, तो उसको देखने के लिए ये ऐप जो है वो बनाई गई है। ग्रामीण विद्युत अभियंता, इसका नाम है GVA, राइट। तो ये अपॉइंट किए गए हैं सरकार के द्वारा, जो कि रिपोर्ट जो है वो देते हैं कि किस प्रकार से जो है वो काम चल रहा है, मतलब इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किस प्रकार से चल रहा है। यानी कि अगर सरकार ने बोला है कि इस गांव में बिजली जो है वो इतनी तारीख तक लग जानी है या इतने समय में लग जानी है, तो इस ऐप के थ्रू बताया जाता है कि काम जो है वो कितना होता जा रहा है, कितने प्रोग्रेस में हो रहा है। और ये हम लोग को अभियंता देखने को मिल रहा है, ग्रामीण विद्युत अभियंता, जो कि इस ऐप के थ्रू रिपोर्ट करते हैं कि क्या काम चल रहा है।
इसके अलावा उज्जवल डिस्कॉम अश्योरेंस योजना, उदय योजना। तो ये डिस्कॉम कंपनी जो होती है ना, जो पावर डिस्ट्रीब्यूट करती है, इलेक्ट्रिसिटी को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली जो कंपनी हम लोग को देखने को मिलती है, तो इनको बेनिफिट प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कीम हम लोग को देखने को मिलती है। अब 4 E's, इसका इस्तेमाल जो है वो आप मेंस में कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑल, एफिशिएंसी टू इंश्योर अफोर्डेबल टैरिफ, एनवायरमेंट फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये 4 E हैं, राइट। तो एक तो सभी को इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए, एफिशिएंसी को इंश्योर करना है कि अफोर्डेबल रेट में इलेक्ट्रिसिटी मिले, राइट। और इसके अलावा एनवायरमेंट को भी ध्यान में रखते हुए, सस्टेनेबल फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए, एनवायरमेंट का ख्याल रखते हुए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, मतलब कि सोलर पावर का इस्तेमाल करो, रिन्यूएबल एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल करो। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की एनर्जी के सेक्टर पे आसानी से इन्वेस्टमेंट जो है वो अट्रैक्ट हो, आसानी से कंपनीज वगैरह स्टैब्लिश हो, राइट। और ये वाली चीज, और अचीवमेंट की बात करें गाइस, तो सोलर टैरिफ इंडिया के अंदर ये 7.36 किलोवाट आवर से रिड्यूस करके 2.63 जो है वो कर दिया गया है 2020 में। तो देखो कितना कम हम लोग देख रहे हैं कि सोलर टैरिफ को जो है वो रिड्यूस किया गया है, इतना कम जो है वो सोलर टैरिफ हमारी कंट्री के अंदर लगता है। और दिसंबर 2020 में 36.69 करोड़ एलईडी बल्ब और 1.14 करोड़ एलईडी ट्यूबलाइट और इसके अलावा 23 लाख एनर्जी एफिशिएंट फैंस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हमारी कंट्री के अंदर, जिसके थ्रू 47.65 बिलियन किलोवाट आवर पर ईयर जो है वो सेविंग हम लोग को देखने को मिली है। और फर्स्ट हाफ ऑफ नवंबर 2020 यानी कि नवंबर 2020 के फर्स्ट हाफ में हम लोग को देखने को मिला कि इंडिया का पावर कंजम्पशन जो है वो बढ़ गया था 7.8% से, और ये हो गया था 50.15 बिलियन यूनिट्स, राइट। और ये बता रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंप्रूवमेंट जो है वो हम लोग को देखने को मिला है। एनर्जी जनरेशन जो है गाइस थर्मल सोर्सेस के थ्रू ये 472.90 बिलियन यूनिट्स हम लोग को देखने को मिली 2020 के अप्रैल टू सितंबर में। अब देखो ये सब आंकड़े आपको ध्यान में रखने, बट यू शुड नो कि हमारे यहाँ पर किन किन सोर्सेस के थ्रू हम लोग एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं और कितने मतलब लेवल पर कर रहे हैं, कि इसमें इंप्रूवमेंट हम लोग को देखने को मिल रहा है। इवन इंडिया की रैंक जो है ये हम लोग को 2014 में 137 देखने को मिलती थी और ये जंप करके 22 हो गई है वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी रैंकिंग में। तो गेटिंग इलेक्ट्रिसिटी वाली जो कैटेगरी है उसमें इंडिया की रैंकिंग 137 से 22 हो गई है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और 28 अप्रैल 2018 को 100% विलेज इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो अचीव कर लिया हम लोगों ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत, ठीक है। तो ये वाली चीज आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर फिनिश होता है गाइस। और मैंने आपको जितने भी टॉपिक्स पढ़ाए अगर आपको अच्छे से क्लियर हुए हैं तो लाइक का बटन जरूर हिट कीजिएगा, नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब मैं आपको अपने कोर्सेज के बारे में बता देता हूं। तो हमारे जितने भी कोर्सेज हैं गाइस उन सभी में आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, सभी में आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है और सभी में प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। और हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवाते हैं और कुछ भी चीज जो है वो आपकी स्किप नहीं की जाती, ना छोड़ी जाती, हर एक चीज सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी की पूरी कवर की जाती है और एग्जाम की जो डिमांड है उसको देखते हुए जो है वो आपकी पूरी तैयारी करवाई जाती है, राइट, सिविल सर्विसेज की। और हमारे काफी सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि ये पॉलिटी का कोर्स, पूरी डिटेल आपको स्क्रीन पर मिल जाएगी, पूरी की पूरी चीजें लिखी हुई है, आप स्क्रीन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट है, आपको कुछ भी चीज पूछनी है तो इस नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9713282838। बट ध्यान रहे इस नंबर पर आप व्हाट्सएप, टेलीग्राम या एसएमएस के थ्रू कांटेक्ट कीजिएगा, कोशिश करिए व्हाट्सएप या टेलीग्राम के थ्रू ही कांटेक्ट करें, राइट। इसके अलावा हमारा जो कोर्स है ये तो हो गया पॉलिटी का कोर्स, ये एनवायरमेंट का कोर्स है, वैसे ही इकोनॉमिक्स का कोर्स है, फिर हमारा सीसेट का और हिस्ट्री का कोर्स है जिसमें आपको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री मिल रही है। यूपीएससी की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है और करंट अफेयर्स के लिए अब आपको नोट्स नहीं बनाने, मात्र 100 रुपीज पर मंथ की फीस में आपको ये पूरी फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। और अगर आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए तो वो भी अवेलेबल है। एक ऑफर भी है जिस ऑफर को आप ले सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहिए आपको तो आप जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा मेंस आंसर राइटिंग का भी एक बैच है, तो मेंस आंसर राइटिंग बैच को भी अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप उससे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, तो मैं आपको उसकी डिटेल जो है वो दे दूंगा। तो चलिए मिलेंगे हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, टाटा।